ओके स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। और जैसे आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और सीरीज़ का नाम था दैट इज़ सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। और ये सीरीज़ थी 9th क्लास से। तो कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर आप इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को भी करवा दें। तो मैंने वैसे ही सोचा था कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन, जिसमें पूरी बुक को डिस्क्राइब करेंगे, जितने भी उसके टॉपिक्स थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उनको एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंसेस करेंगे। और लास्ट जो सेकंड हमारा इसका पार्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज़ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो सोल्यूशन है उनको। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इज़ पेज नंबर 168। तो हो सकता है किसी की बुक में आगे पीछे हो, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे से आपके क्वेश्चंस हैं वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं फर्स्ट टू लास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देखते हो दैट इज़ कॉल्ड हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था एंड हाउ, और कैसे डिस्कवर किया था। ये मैंने फर्स्ट डे जब आपको सेल का बताया था उसमें आपको बताया था, मैंने शायद इसकी पिक्चर भी लगाई होगी। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने, तो आप किसी तरह से इसको याद सकते हो। रोबोट क्या होता है ना। मान लो कि निमोनिक से कैसे लर्न करोगे कि रोबोट क्या होता है, एक जो मशीन आ गई वो, और उसके ऊपर ही हुक लगी है। मान लो कि इस तरह से मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये आपके पास क्या आ गया, रोबोट आ गया। तो ये एक रोबोट है, उसके ऊपर क्या लगी है, हुक लगी हुई है, ऐसे मान लो। क्योंकि ये निमोनिक से लर्न करोगे तो आराम से कर सकते हो। और ये हुक के कारण कहाँ पे है, तो ये मान लो किसी सेल के साथ अटक गया इस तरह से। तो इस तरह से क्या है कि आप किसी तरह से कभी भूल भी जाए कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो आप देख सकते हो हुक लगी हुई है ना इसके साथ, और साथ में क्या है, दैट इज़ रोबोट है। तो ये रोबोट, हुक और सेल, तो इसको डिस्कवर करने वाला कौन हो गया, दैट इज़ रोबोट हुक। सो दिस इज़ द फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि उसने किस तरह से कैसे इसको डिस्कवर किया था। सो अगर हम वो बात करें, वाइल एक्सप्लेनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। तो अब कॉर्क क्या होता है, स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है। तो जब उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था, जिसका माइक्रोस्कोप मैंने आपको शायद वीडियो में बताया भी था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, नहीं है तो वहाँ पे आके देख सकते हो। मैंने माइक्रोस्कोप भी बताया था किस तरह के माइक्रोस्कोप थे डिफरेंट टाइप के हमारे। तो उन्होंने क्या किया कि कॉर्क होता है, एक होती है बार्क, एक होता है कॉर्क। तो बार्क और कॉर्क में थोड़ा सा अंतर है, वो आप हाई क्लासेस में देखोगे। कॉर्क हो गया कि आपकी जो स्टेम होती है उसकी जो बाहर की लेयर होती है, डेड लेयर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट को किसी भी मटेरियल को अंदर जाने के लिए। तो उन्होंने उस कॉर्क के जो सेल थे, उन सेल्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। और उनको वैसे ही लगा जैसे वो क्या होता है, एक बोल सकते हो आप कॉम्ब लाइक, मीन्स आपने हनी बी देखे होंगे, उस हनी बी का जो कॉम्ब होता है, छत्ता, तो मधुमक्खी का छत्ता, उनको वैसे ही सेल दिखे जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, कोशिश कर रहा हूँ तो बनाने की। तो ये इस तरह का आपको उनको डिज़ाइन दिखा अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सेल्स उनको दिखे। तो वो वैसा ही दिखा जैसे कि क्या होता है, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब उन्होंने किया माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको ऐसा दिखा जैसे हनी कॉम्ब। हम देख सकते हो ये हनी कॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। और वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, या फिर मैंने जैसे यहाँ पे बनाए हुए ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे उसको, ठीक है। दी स्मॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल। और उन्होंने इसी बॉक्स को, जैसे ये एक हो गया, ये हो गई, तो इन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने क्या बोला, दीज आर सेल्स। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। तो फिर से सुनो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ कि किसने डिस्कवर किया था, तो आपको उसी टाइम याद आ जाए कि सेल के साथ कुछ अटका हुआ है। तो क्या अटका है, हुक। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक आता है रॉबर्ट ब्राउन, एक आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस से कंसर्न है, वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था वगैरह। तो इन्होंने क्या किया था, सेल को ऑब्जर्व किया है। तो हुक और ब्राउन, तो दोनों से ध्यान रखना। मीन समझ लो कि न्यूक्लियस जो ब्राउन कलर का है और जो हुक है वो सेल के साथ अटकी है। तो इस तरह से कर सकते हो थोड़ा सा, रॉबर्ट हुक। तो दिस इज कॉल्ड निमोनिक्स। और उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा था किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, और वहाँ पे उनको एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, और उन्हीं को ने नाम दे दिया था सेल का। सो दिस इज एज फार एज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने जब यूनिट स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही बोला था कि कभी भी कोई यूनिट स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आपको पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि वही चीज़ आई हुई है कि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही आ गया है कि सेल को हमने स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्यों बोला। ओके, तो मैंने बोला था आपको कि सेल को इसलिए स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट बोलते हैं क्योंकि सेल एक
बेसिक जो फीचर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो अकेला ही खुद परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। बिकॉज अगर यहाँ पे देखें, ए सेल इज़ ए कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट, ठीक है, क्या इफ़ कैरिंग आउट द लाइफ फंक्शंस, क्योंकि वो लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं, अब लाइफ फंक्शंस क्या होते हैं मैंने बताया था वो स्टार्टिंग में, कि जैसे आपको पता है न्यूट्रिशन, एनर्जी चाहिए, एक्सक्रीशन, बॉडी से एक्सक्रीशन होनी चाहिए, बॉडी से वेस्ट में रिमूव होना चाहिए, रेस्पिरेशन, एनर्जी मिलने के लिए एक ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन के एक मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ का रेस्पिरेशन, वो भी आपको जरूरी है, वो भी एक फंक्शन है। इसलिए इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है, सर्कुलेशन है ना, सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो सारे कहाँ होते हैं, सेल के अंदर, तो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल यूनिट, तो इसका हमने नाम दे दिया, इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। लेकिन साथ ही साथ देखें, इसके साथ क्या करता है, इन एडिशन टू दैट सेल इज़ आल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ दैट इज सेल। और अगर हम देखें कि जितने भी लिविंग बीइंग है वो सेल से बने, मैंने आपको कराया था पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल वाला, यूकैरियोटिक सिंगल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी। इट मीन्स दुनिया का कोई भी सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो सेल से ही बना, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे मल्टी सेलुलर, इसलिए इसको हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल यूनिट, बिकॉज इट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू लाइफ, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये था आपका कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों बोला, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सेल के बन ही नहीं सकता, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन सेल से ही बनती है, और साथ ही साथ उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे सेल की मदद से ही होते हैं। सो इट ऑल्सो परफॉर्म ऑल द फंक्शन, दैट्स व्हाट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्योंकि हो सकता है किसी सेकंड नेक्स्ट पेज का हो, तो कोई इशू नहीं, आपके लिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, आपके बुक के अंदर ये थर्ड क्वेश्चन ही होगा मान लो। तो ये हो गया, हाउ डू सब्सटेंस, विच सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड और कौन सा है, दैट इज़ वाटर। अब ये दोनों जो हैं मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। अब आपको पता है कि मान लो आपके पास एक सेल है, तो ये आपके पास सेल आ गया, अब इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है, ठीक है, ये डीएनए वगैरह आ गया। अब चाहते हैं हम कि सेल के अंदर क्या हो, कि कुछ ना कुछ अंदर जाए, है ना, तो मान लो कि हम चाहते हैं कि ये इसका यहाँ पे वाटर है, ठीक है, अब वाटर ने क्या करना है, इसके अंदर जाना है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड ने मान लो कि इसके अंदर बाहर जाना है, बाहर आना है, जैसे भी होगा। तो अब बताओ कि ये जो सेल के अंदर और बाहर जा रहे हैं, चाहे वो वाटर है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी है, सो इनको बाहर अंदर जाने के लिए कौन से मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने डिटेल में आपको बताया था कि इसके लिए 2 प्रोसेसेस हैं। तो एक प्रोसेस का नाम मैंने बताया था, दैट इज़ डिफ्यूज़न, ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर जो है वो कैसे जाता है, बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर नहीं बता अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं जाके जरूर देखें, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने बोला था कि मान लो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो, मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स के अंदर, ये मान लो या कहीं भी सेल के अंदर है। अब यहाँ पर क्या इसकी कंसनट्रेशन मीन्स क्या है, हाई, तो अगर इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है, और नेचुरल सी बात है, अगर कंसनट्रेशन हाई है और यहाँ पे जो जिस जगह के अंदर ये होगी तो वहाँ पे ये प्रेशर भी क्रिएट करी होगी, तो हाई प्रेशर होगा इसके अंदर, है ना। तो जब यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में है तो ये मूव करेगी कहाँ पे, टूवर्ड द लोअर कंसनट्रेशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, जहाँ पे ना हो जहाँ कम हो, तो ये मूवमेंट जो होती है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हो आप, दैट इज़ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में हमेशा चीज़ होती है वो हाई से लो की तरफ मूव करेगी। अब एग्जांपल और देता हूँ, आपने गिलास का पानी ले लिया, उस पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, कुछ भी इंक डाल दी थोड़ी सी, तो जहाँ पे इंक पड़ती है पहले वहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा, फिर ये इंक क्या करना होती है, डिफ्यूज़ होना शुरू होती है, ठीक है, इस तरह से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये डिफ्यूज़ होना शुरू होगी, थोड़ी देर बाद देखोगे पूरे का पूरा जो वाटर होता है वो क्या दिखेगा आपको, वो आपको ब्लू दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा से, और हर एक उसका ड्रॉप जो होता है वो ब्लू होगा। इट मीन्स जो इंक थी वो पूरी तरह से इसके अंदर डिफ्यूज़ होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न से जाता है। और अब दूसरी बात करें अगर हम, वो कौन सी है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मैंने बोला था ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की
फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टूवर्ड हायर कंसनट्रेशन। मान लो ये आपके पास क्या है, एक मैं से डिवाइड करता हूँ, एक गिलासों में डिवाइड कर दिया और बीच में आ गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है, हर चीज़ को जाने देगी, किसी किसी को जाने देगी। अब क्या हुआ, तो हमने सपोज को इसके अंदर क्या कर दिया, कोई पानी वगैरह वाटर इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या किया, इधर भी वाटर डाला हुआ है और इधर भी हमने वाटर डाल दिया, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। अब क्या होगा, लेकिन जो हमारा पार्ट ए है ये वाला, ये हो गया पार्ट ए और ये क्या है पार्ट बी। तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी ले लिया और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब पार्ट बी के अंदर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चीनी भी डाल दी। तो हमने एक और इंक्लूशन कर दी इसके अंदर, हमने क्या कर दिया यहाँ पे चीनी मीन्स आपका शुगर इसके अंदर डाल दिया। तो शुगर वाला पानी, जैसे आप वो खाते हो, रसगुल्ले वगैरह खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, उसमें चाशनी देखी होगी है ना। सो दैट वाटर कंटेन शुगर इन लार्ज क्वांटिटी। सो वैसा ही हमने इसके अंदर डाल दिया शुगर। तो ये अब हो गया शुगर प्लस वाटर, ठीक है, प्लस शुगर। तो ये दो चीज़ होगी। लेकिन ये वाला जो वाटर देखोगे ये क्या है, ये सिर्फ क्या है वाटर, इसमें कुछ नहीं है। अब ये वाला जो है वाटर, ये हो गया डिल्यूट मीन्स कि जो बिल्कुल सिंपल वाटर, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, तो इसका गाढ़ापन जो है वो कम है। लेकिन ये वाला जो सोल्यूशन है इसमें क्या है, ये कंसनट्रेटेड है, हाई कंसनट्रेशन है इसकी कंसनट्रेशन क्या है, हाई, ओके। और इसकी कंसनट्रेशन क्या है, इस वाले की लो। अब बताओ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होएगी, बीच में मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बनेगा, इसके अंदर एक प्रेशर बनेगा जिसके कारण ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, इधर से इधर, तो ये आना शुरू होएगा। ये पानी यहाँ पे लो कंसनट्रेशन थी, वहाँ से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाना शुरू होगा, यानी कि पानी मूव कर रहा है, यहाँ पे कंसनट्रेशन लो है, वहाँ से यहाँ पे कंसनट्रेशन हाई है। ऐसी मूवमेंट को बोलते हो आप ऑस्मोसिस। यही क्वेश्चन आगे भी आएगा, फिर मैं आपको वहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टूवर्ड हायर कंसनट्रेशन। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बात करेंगे 4th। तो 4th क्वेश्चन क्या है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी मैंने 1 मिनट पहले क्वेश्चन से बात की थी, मैंने कहा था ये हमारे पास एक गिलास, हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मान लो, तो इसको सेलेक्टिव परमिएबल क्यों बोला है। मैंने ये पहले भी क्वेश्चन करवाया था, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक गार्ड की जो आपके घर के बाहर है, उसी तरह से मैंने बोला था। तो कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलो द एंट्री ऑफ एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस नॉट ऑल। सिंपल कि यहाँ से कोई, मान लो ये एक सेल है, तो यहाँ से अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है तो कौन सी चीज़ आएगी, वही चीज़ आएगी बाहर जो इस सेल को ज़रूरत नहीं है, और अंदर कौन सी आएगी जिसको इसकी ज़रूरत है। इट मीन्स हर एक चीज़ बाहर नहीं जाएगी और हर एक बाहर की चीज़ अंदर नहीं आएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्ट करके ही चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने की परमिशन दे सकती है, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल बोला। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो मैंने पहले भी करवाया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अभी थोड़ा जो पिछला टॉपिक थे हमारे उसमें बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस किया हुआ आपने कि यहाँ पे कि जो इनका साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक वो बड़ा ज़्यादा छोटा होता है, जैसे 1 to 10 माइक्रोन लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे तो 5 to 100 माइक्रोन। तो इट मीन साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर एज कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट डिफाइंड एंड क्लियरली न्यूक्लियर मेमोरी इज एब्सेंट। तो मैंने बताया था पिछली डायग्राम में कि ऐसे मान लो ये हमारे पास आ गया जेनेटिक मटेरियल किसका, प्रोकैरियोटिक का, और ये जेनेटिक मटेरियल मान लो यूकैरियोटिक सेल का, इसके आगे पीछे क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी जो इसको कवर करेगी। तो यहाँ पे वो मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसलिए इसको क्लियरली हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ओके, सो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल तो यहाँ पे डिफाइंड होती है, सराउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो ये भी इसका एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है जैसे हम देखा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमारी अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर, ये भी नंबर भी क्रोमोसोम का ज़्यादा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको जब हम कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल इज बाउंड जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज़, ऐसे बड़े सारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी इसकी पूरी एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। बड़े क्लियर कट बताया था आपको मैंने कि हमारे पास 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको बोलते हैं सेल विद इन द सेल। मैं जैसे ड्रॉ करूँ, सोचो कौन सा ये, तो दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अपना ही डीएनए होता है और उस डीएनए की मदद से अपना खाना वो प्रोटीन तैयार कर सकता है, इसलिए इसको बोला था सेल विद इन द सेल। और इनके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, वो हो गया हमारा दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और जब मैंने आपको प्लास्टिड कराया था, मीन्स क्लोरोप्लास्ट कराया था, उसके अंदर भी मैंने बोला था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी बार हमें बड़ी बड़ी क्लासेस में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको सेल के अंदर रहते हुए उनके पास अपना डीएनए और उनको सेल विद इन द सेल बोला जाता है। सो दीज आर द 2 सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर कॉल्ड सेल विद इन द सेल बिकॉज दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the organization of the cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen। तो कहते हैं अगर किसी सेल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है किसी भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस से, मींस कोई लगने से या फिर कोई केमिकल रिएक्शन के कारण, तो क्या होगा। तो कहते हैं फिर क्या होगा, द नेचुरल आपको पता है उसके बाद लाइसोसोम है, द सेल विल नॉट एबल टू रिवाइव, तो रिवाइव नहीं कर पाएगा, एंड द लाइसोम विल डाइजेस्ट इट, और लाइसोम क्या करेंगे उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। क्योंकि लाइसोम क्या है आपको पता है उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल एंजाइम्स हैं, इतने खतरनाक एंजाइम्स हैं कि उनको बड़े आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इज व्हाई आर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं इसको, तो नेचुरल सी बात है, सुसाइडल बैग का मीन्स एक ऐसा बैग जो कभी भी अपने आप को सुसाइड कर सकता है। तो सुसाइड क्यों करेगा, पहले क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट बात है, जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, एक थैला है जिसके पास क्या बहुत खतरनाक एंजाइम्स हैं, और ऐसे एंजाइम्स है जो किसी को भी डाइजेस्ट कर जाता है, किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को, जो बेकार हो जाएगा, सेल के काम का नहीं रहेगा। सो दैट डिस्ट्रॉय और डाइजेस्ट दैट सेल ऑर्गेनेल्स दैट डू नॉट वर्क फॉर सेल। अब बात आती है कि ये खुद को क्यों डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। तो डिस्ट्रॉय तब करेगा जब इसको लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा सेल के लिए, तो ये क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा। जब ये ब्रस्ट करेगा, इसकी जो क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं वो बाहर आएंगे, अपनी ही सेल मेम्ब्रेन को, इस वॉल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। इसलिए इसको मोस्टली बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, दैट इज सुसाइडल बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो मैंने बोला था कि सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो कहाँ पे बनती है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर हम बात करें तो ये आ गया सेल, ये आ गया न्यूक्लियस, और ये आ गया आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा था कुछ राइबोसोम्स होते हैं, और ऐसे ही राइबोसोम कई बार आपने देखे हैं न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। तो मेन जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कौन करता है, दैट इज़ राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम होते हैं, दैट आर द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये फैक्ट्री होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो इसके बीच में ही आप देखोगे कि प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होती है, जो आप आगे आके पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर या फिर 12th क्लास के अंदर। तो ये था कि राइबोसोम के अंदर ही बनेंगे क्या, हमारे प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ए कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको पता है ये भी हमने किया है, ये थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि ये अपनी चीज़ें की है। सेल वॉल प्रेजेंट, तो आपको बताया था मैंने कि प्लांट के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली है, जिसने नहीं देखा वहाँ पे आके देख सकता है, बड़े आराम से क्लियर कट मैंने बताया था आपको। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है क्योंकि प्लांट जो होता है उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है एडिशन, और ये प्लास्टिड प्रेजेंट मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ठीक है, प्लास्टिक जो कलर सब्सटेंस प्रोवाइडिंग वो तो सेल ऑर्गेनेल्स आगे। वैक्यूल इज यूजुअली लार्ज, मैंने बताया जिसके कारण इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल एक ही होगा और यहाँ पे वैक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे, ये भी याद रखना। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं कि व्हाट वुड हैपन टू लाइफ इफ़ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। मतलब ये मान लो कि पहले देखो गोल्गी अपरेटस था क्या, तो आपने देखा था सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थे हमारे पास, ऐसे है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर थे, और इनको आपने नाम दिया था दैट इज़
गोल्गी अपरेटस। तो ये गोल्गी अपरेटस कहते हैं कि क्या रोल प्ले करेंगे, यहाँ पे मानो न्यूक्लियस है तो कहते हैं ये क्या रोल प्ले करेंगे, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैंने बोला था कि जितने भी पैकेजिंग होती है उसमें गोल्गी अपरेटस काम करता है। मीन्स जो लिपिड प्रोटीन पैक होते हैं या प्रोटीन्स पैक होती हैं उनको पैकेजिंग का काम यही करता है। और ये पैकेजिंग मटेरियल क्यों होता है, क्योंकि ये बाद में जाके आगे बड़े सारे सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल को चलाने में काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे सब्सटेंसेस उनके अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो होगा क्या कि जब कभी भी सेल डिवाइड करता है, सेल की डिवीज़न होती है और नया सेल बनता है, तो नया सेल बनाने के लिए तो मटेरियल चाहिए, तो यहीं से पैक होके जाएंगे। तो इट मीन्स कि वो सेल जो नया बनना उसमें बनने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो एक जो पहले वाला सेल है वही कुछ मटेरियल बनाएगा, तो सेकंड के वहाँ तक पहुँचेगा, फिर वहाँ पे तैयारी होगी, फिर वहाँ पे वो काम सेम चलेगा। ऐसे करते करते आगे एक सेल से दो, दो से, जैसे आपको पता है एक जाइगोट होता है, एग और स्पर्म से बनता है, उस जाइगोट से 9 मंथ में एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो खुद ही सौ तो कैसे होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका मतलब कि गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो ये सारे काम भी नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि गोल्गी अपरेटस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस पैकेजिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फॉर, किसके लिए, फर्दर यूज़ ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज करनी है उसके लिए चाहिए। इफ़ देयर वॉज नो गोल्गी अपरेटस, अगर गोल्गी अपरेटस होगा ही नहीं, वेरियस सब्सटेंसेस वुड नॉट बी इन पोजिशन टू ट्रांसफॉर्म इन प्रॉपर फॉर्म फॉर फर्दर यूज़। तो इसका मतलब कि अगर ये नहीं होगा तो सब्सटेंस तो बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, न्यूक्लियस बना रहा है, लेकिन पैकेजिंग नहीं हो रही। जब पैकेजिंग ही नहीं होगी तो वो आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सर्टन सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनो, तो मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी इसकी जरूरत है। मान लो कई बार टूट जाती है ये, तो कौन बनाएगा, यही तो बनाएंगे। तो अब ये होगी नहीं तो कैसे बनेगी, तो इसका भी डैमेज हो गया। तो इट मीन्स हैंस एब्सेंस ऑफ गोल्गी अपरेटस, और इसका मतलब अगर नहीं होता गोल्गी अपरेटस विल हैमर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल डिवीजन, सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना। इट मीन्स जो नया सेल बनेगा उसके प्रोसेस में थोड़ी सी रुकावट आएगी, हैमर मीन्स रुकावट आएगी बनने में नए सेल को, क्योंकि गोल्गी अपरेटस जो था उसी ने तो मटेरियल प्रोवाइड करना था, तो ये नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गोल्गी अपरेटस। तो इसका बिना काम नहीं चल पाएगा, तो ये होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बड़ी बार बताया। तो मैंने बोला था आपके घर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जनरेटर का काम करता है, वो जनरेट करता है एनर्जी को, है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन का मेन पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, ATP। बच्चा ज़्यादा क्या है, कोई फुल फॉर्म बताएगा इसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ द करेंसी ऑफ सेल। हमारी बॉडी का जो करेंसी है वो यही है। और ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो इट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी क्या है, ये ATP रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। तो लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटी, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, चाहे आपका खेलना कूदना भागना पढ़ना खेलना, सब कुछ जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही होता है। तो आपको थैंक्स करना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को कि आपको इतनी सारी एनर्जी दे रहा है, तो बिना इसके एनर्जी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट, where do the lipid and proteins constitute cell membrane get synthesized। मतलब ये अभी मैंने बताया था आपको कि लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग तो कहाँ पे होती है, वो होती है गोल्गी अपरेटस के अंदर। लेकिन इन सेल्स को बनना भी तो है ना इन चीज़ों को, ये बनेंगी कहाँ पे, तो इनका बनने का जो मशीन है वो कौन सी है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ पे है, ये आ गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक, और इसके बाहर यहाँ पे होती है गोल्गी अपरेटस। तो मीन्स ये आ गया गोल्गी अपरेटस, यहाँ पे ये चीज़ें बनेंगी और किसके पास जाएंगी, गोल्गी अपरेटस के पास, और ये क्या करेगा, उसको पैक करके आगे भेजेगा। तो ये ऐसा सिलसिला चलता है। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म प्रोटीन एंड लिपिड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा गेट्स इट्स फूड, उसको अपना फूड जो है कैसे मिलता है, वो कैसे अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर करता है, मेन क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अमीबा जो होता है टेक इट्स फूड बाय सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म द फूड वैक्यूल। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ, जो अब यहाँ पे शायद इतना ना पता चले। ये आपके पास अमीबा, तो अमीबा पता ही है आपको, है ना। तो ये अमीबा जो है, अब इसके पास क्या होते हैं, इसकी बाहर जो लेयर मेम्ब्रेन होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती रहती है। जैसे एक वैल्यूज़ में पानी भर दो तो उसकी शेप, जैसे उसे लटकाओगे तो नीचे वाली साइड लंबा हो जाएगा, साइड पे रखो तो जहाँ उसका पानी का मतलब प्रेशर जाएगा उस साइड उसकी शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इसके पास कुछ फॉल्स फीट होते हैं। फॉल्स फीट मीन्स जो ये दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे फीट की तरह दिख रहे हैं, इसके पाँव दिख रहे हैं जिसकी मदद से आगे पीछे चलता है, घूमता है, सब कुछ करता है। तो है ये फीट लेकिन फॉल्स हैं। फॉल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शेप चेंज होती रहती है, हमारे फीट की चेंज थोड़ी होती है, लेकिन इसी कारण इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो का मीनिंग होता है फॉल्स और पोडिया का मीनिंग होता है फीट, तो फॉल्स फीट को बोलते हैं सीडोपोडिया। अब ये जो सीडोपोडिया है, ये जो सीडोपोडिया, ये क्या करेंगे, मान लो कि इनके पास यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, तो ये सीडोपोडिया उस खाने के पास आएंगे और ये उसको एनगल्फ करने की कोशिश, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसको इस तरह के घेरने की कोशिश करेंगे। यही सीडोपोडिया इधर से भी ये क्या करेगा, इधर से ऐसे करके ऐसे, अब आगे ना देखो अंदर की साइड आ रहा है, थोड़ी देर ये और अंदर हो जाएगा और ये जो चीज़ें ये इसको जुड़ जाएंगी आपस में, ये देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रोसेस को तो एंडोसाइटोसिस। एंडो का मीनिंग होता है अंदर, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल, साइटो का मीनिंग होता है सेल। तो एक ऐसा प्रोसेस ये जो लिखा है जिससे ये जो अमीबा की सीडोपोडियाज होते हैं, ये जो सीडोपोडिया हैं, ये उस फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे। इस मैकेनिज्म को बोलते हो एंडोसाइटोसिस। इसी मटेरियल से ये फूड वैक्यूल्स को या फिर किसी भी मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सीडोपोडियास। सो अमीबा टेक फूड बाय सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म द फूड वैक्यूल्स, वो बाद में फूड वैक्यूल्स बनाते होंगे। सो ये था क्वेश्चन आपका कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हो या ऑब्टेनिंग फूड बोल सकते हो, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने बड़ी बार बताया आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, थर्ड टाइम बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ ए लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने जो डेफिनेशन बताई थी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने बताया था, इस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा वही चीज़ यहाँ पे आ गई, हाई लेवल पे होती है लेकिन यहाँ पे यहीं पे आ गई है। अब इसी को ध्यान से देखना, मान लो कि मैं कलर चेंज कर करके बताता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको ये मेम्ब्रेन बनाता हूँ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अब इस साइड क्या है, मान लो ये वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, पूरा प्योर वाटर, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, वाटर, ध्यान से देखना, और शुगर, इसमें शुगर भी है, तो हमने इसको, इसमें शुगर को भी मिक्स किया है, मान लो इसमें शुगर को भी मिक्स किया हुआ है। ओके, अब ये वाला जो है, अब यहाँ पे देखना, कंफ्यूज ना, दो डेफिनेशन बनती है इसकी। अब यहाँ पे क्या है, शुगर मिक्स होने के कारण कंसंट्रेशन होगी हाई, लेकिन ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन यहाँ पे देखो वाटर की कंसंट्रेशन देखो क्या है, ध्यान से देखना, दो वर्ड यहाँ पे, वाटर यहाँ पे भी है और वाटर इधर भी है, दोनों में अंतर देखो, फर्क देखो दोनों में। यहाँ पे वाटर प्योर है तो यहाँ तक लेवल तक है, इसमें पानी ही पानी है, तो पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। ओके, लेकिन यहाँ पे पानी कम है, तो पानी जो है वो यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन में है। अगर ये हो गया पानी की बात की है, अगर मैं पानी ना बोलूँ, मैं पानी का जिक्र ही ना करूँ, मैं खाली कंसंट्रेशन की बात करूँ, फिर आप बताओ क्या होगा। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई। कंसंट्रेशन गाढ़ापन, कि जैसे आप चीनी मिला दी तो गाढ़ा हो गया पानी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो अगर सिंपल वर्ड बोलोगे कंसंट्रेशन तो आपकी डेफिनेशन ऊपर वाली आएगी, अगर आप पानी बोलोगे तो आपकी डेफिनेशन नीचे वाली आएगी। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है इस जगह पे, तो ये कौन सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ये वाली। अब इसको देखते हैं, तो मूवमेंट ऑफ वाटर, देखो वाटर ने कहाँ से कहाँ मूव करना है, वाटर ने मूव करना है इस जगह से किस जगह पे, इस जगह पे। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड इट्स लोअर कंसंट्रेशन, मतलब पानी यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, यहाँ पे पानी कम है, ये पहली डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन में ऊपर वाले देखूँ तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब मैं पानी की बात नहीं कर रहा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आगे मैं इट्स उट्स नहीं लिखूंगा, फ्रॉम
लो कंसंट्रेशन टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन अलोंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बच्चा बड़ी इंपॉर्टेंट अगर नहीं है, मेरी बार बार सुन के इसको करो, क्लियर कर लेना इसको, नहीं तो बड़ी बार गलती कर देते हो आप। तो यहाँ पे हमने बात की कि पानी खुद मूव कर रहा है, यहाँ पे वो ज़्यादा था, वहाँ से यहाँ पे वो कम था। और यहाँ पे मैंने बात की ऊपर डेफिनेशन में कि पानी मूव कर रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो थी लो थी, वहाँ से यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई थी। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये फिर से काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चन को इसका अटैम्प्ट करें, हर एक डिफरेंसेस को करें, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिज को करें। हमने सेल की 3D डायमेंशन जो 3D स्ट्रक्चर थे उनको भी एक्सप्लेन किया। हर तरह से हमने कोशिश किया इनोवेटिव वे में, जैसे मैं आपको बताता हूँ निमोनिक्स को यूज़ किया, हर तरह से करने की कोशिश की। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको जो वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं इसको आगे जो आपका सेकंड चैप्टर होगा दैट इज टिश्यू वो भी स्टार्ट करूँ। जब तक आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं आगे स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अगर हो सके तो पक्का बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाते हो, आप चलाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपके जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ये जो मैं भी वीडियो बनाऊँगा, साथ ही साथ लाइक भी करें। तो ये सब जो आप करोगे इससे होगा क्या कि मैं मोटिवेट होकर आगे जो आपका सेकेंड है टिश्यू को स्टार्ट करूँगा। ओके, तो वो भी फिर पूरी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे। और अगर आप इसको शेयर नहीं करते या आगे इसको शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है कि फिर मैं आगे जो है उसको आगे कंटिन्यू ना भी कर पाऊँ। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।